दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, फिर चाहे वो फाइनेंशियल हो या फैमिली प्रॉब्लम हो या कोई भी हो। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों, स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी तो सबने देखी होगी, जिसमें एक बहुत गरीब आदमी जिसने स्कूल की एजुकेशन भी पूरी नहीं ली, वो करोड़पति बन जाता है। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि कोई बहुत गरीब आदमी जिसके पास खाना खाने तक के पैसे ना हो, वो करोड़पति बन जाए? दोस्तों, अनटचेबिलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस और चाइल्ड मैरिज जैसी प्रथाएं हमारे समाज की वो कड़वी सच्चाई रही है जिससे बहुत से लोग गुजरे हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कल्पना सरोज की, जिसने इन सब प्रथाओं को बहुत करीब से देखा है और आज हजारों करोड़ का बिजनेस चलाती हैं। कल्पना का जन्म 1961 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रोपरखेड़ा में हुआ था। कल्पना एक दलित परिवार से थी और उनके पिता एक कांस्टेबल थे। उस समय दलित एक अनटचेबल कम्युनिटी मानी जाती थी। दलितों को उस समय एक अलग नजरिए से देखा जाता था। दलित मंदिर में पूजा नहीं कर सकते थे। दलितों के बच्चे स्कूल में और बच्चों से अलग जमीन पे बैठकर पढ़ते थे और उन्हें बहुत ही नीचा माना जाता था। और यही सब कल्पना के साथ भी हुआ। उस समय बाल विवाह चलन में था, क्योंकि लोगों की सोच यही थी कि लड़कियां सिर्फ एक बोझ होती है, उनकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए और उन्हें ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए। कल्पना को पढ़ने का बहुत शौक था, पर फिर भी समाज की सोच को देखते हुए उनके पिता ने उनकी शादी 12 साल की उम्र में कर दी। शादी के बाद कल्पना को उसके ससुराल में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। कल्पना को छोटी से छोटी बात पे उसके घर वाले मारने लगे। वो डेली घर का काम करती और डेली मार खाती। उसके साथ जानवर जैसा व्यवहार होता। 6 महीने बाद जब कल्पना के पिता उनसे मिलने आए तो उन्होंने देखा कि वो बहुत दुखी है और उसे अपने साथ ले गए। जब कल्पना अपने घर आ गई तो समाज के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कल्पना को कोसने लगे कि जरूर इसकी गलती होगी जो इसे घर से निकाल दिया। घर आने के बाद कल्पना ने सोचा कि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेगी या आर्मी ज्वाइन कर लेगी, पर वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ 9th तक पढ़ी थी। इतना सब होने के बाद वो खुद को अपने परिवार पे बोझ मानने लगी। अपनी इन मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए उसने जहर पी लिया। बहुत सी कोशिश करने के बाद कल्पना की जान बच गई। जान बचने के बाद कल्पना में जीने की एक उम्मीद जगी, जिसके बाद कुछ करने की उम्मीद से वो मुंबई आ गई, जहाँ उन्होंने एक टेक्सटाइल मिल में काम किया। वहाँ उन्हें 60 रुपए पर मंथ मिलते थे। 2-3 साल ऐसे ही गुजर गए। इसी दौरान कल्पना के पिता की नौकरी चली गई और वो अपने पूरे परिवार के साथ कल्पना के पास मुंबई आ गए। अब कल्पना के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। कल्पना ने 40 रुपए पर मंथ में एक कमरा लिया और वहाँ अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगी। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी बहुत कुछ बाकी था। एक दिन कल्पना की बहन बीमार हो गई। इलाज के लिए कल्पना के पास पैसे नहीं थे। इलाज न मिलने के कारण कल्पना की बहन की मृत्यु हो गई। ये कल्पना की लाइफ का वो मोमेंट था जब उसे पैसे की अहमियत का पता लगा। उस दिन के बाद कल्पना ने सोच लिया कि कुछ भी करके वो अपनी गरीबी दूर करेगी। कल्पना ने कुछ अपना करने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कीम के तहत 50,000 रुपए का लोन लिया और फर्नीचर का बिजनेस शुरू कर दिया, जहां वो महंगे फर्नीचर सस्ते दाम पे बना के बेचती थी। धीरे धीरे कल्पना अपनी दिक्कतों का सामना कर आगे बढ़ती रही। एक दिन उन्हें एक जमीन बहुत सस्ते दाम पर मिल रही थी, जो सिर्फ 1 लाख रुपए की थी। कल्पना ने कहीं से पैसे इकट्ठे किए और वो जमीन खरीद ली। जमीन खरीदने के बाद उन्हें पता चला कि वो जमीन विवादास्पद है, जिसके लिए उन्हें कई साल तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। 2 साल की मेहनत के बाद वो केस जीत गई और जो जमीन उन्होंने 1 लाख रुपए में खरीदी थी, वो जमीन अब 50 लाख रुपए की हो गई थी। ऐसे कल्पना ने रियल एस्टेट में कदम रखा और कामयाब होती चली गई। उनकी कामयाबी को देख कुछ लोगों से रहा नहीं गया और उन्होंने कल्पना को मारने का फैसला किया। जब कल्पना को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने तुरंत पुलिस में कंप्लेंट कर दी और उनकी मर्डर की साजिश रखने वाले लोग पकड़े गए। धीरे धीरे कल्पना में एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप होने लगे, जैसे रॉ मटेरियल सोर्सिंग, द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, मार्केट ट्रेंड और भी बहुत कुछ। कल्पना ने एक एनजीओ भी शुरू किया, जहां वो अपने जैसे लोगों को इकट्ठा कर बताती थी कि कैसे बहुत सी
अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। कल्पना को इतना कामयाब होता देख लोग उनकी बहुत इज्जत करने लगे, उन्हें बहुत मानने लगे। कल्पना की लाइफ अपनी ट्रैक पर आ चुकी थी, पर अब भी बहुत कुछ था जो उन्हें बदलना था। एक दिन कमानी ट्यूब कंपनी के कुछ लोग उनसे मदद मांगने आए। कमानी ट्यूब्स रामजी भाई कमानी की कंपनी थी, जो उनकी मृत्यु के बाद कोर्ट के ऑर्डर से उस कंपनी के 3000 वर्कर्स के नाम हो गई थी। 1987 से 1997 में कंपनी का लोन, इंटरेस्ट, पेनल्टी जैसे कर्ज में डूब गई थी। पर कंपनी को बंद करना सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि बात 3000 परिवार की थी। कमानी ट्यूब्स पे 140 लिटिगेशन केस थे और 116 करोड़ का कर्ज था। सन 2000 में कल्पना ने उन 3000 परिवारों के बारे में सोचते हुए वर्कर्स की हेल्प करने का फैसला किया। सबसे पहले कल्पना ने 10 लोगों की टीम बनाई जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट थे और कंपनी को फिर से चलाने की कोशिश शुरू कर दी। कंपनी को कर्ज मुक्त कराना आसान नहीं था। कल्पना ने सन 2000 से 2006 तक कोर्ट के चक्कर काटे। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि पेनल्टी, टैक्सेस और इंटरेस्ट दो मेन फैक्टर हैं जिससे वो 116 करोड़ जितना बड़ा अमाउंट क्लियर नहीं कर सकती। बहुत सी कोशिशों के बाद बैंक से बात करके वो एक फैसले पे पहुंचे। बैंक ने न केवल उनका इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ की, बल्कि प्रिंसिपल अमाउंट का 25% भी माफ कर दिया। सन 2006 में कल्पना को कंपनी का चेयरमैन बनाया गया। कोर्ट से ऑर्डर मिलने के मुताबिक उन्हें अगले 7 साल में सारा लोन चुकाना था, पर उन्होंने अगले 1 साल में ही सारा लोन चुका दिया था। यही नहीं, उन्हें 3 साल का टाइम दिया गया था अपने वर्कर्स के ड्यू वेजेस को पे करने के लिए, जिसे उन्होंने 3 महीने में ही पे कर दिया था। कल्पना की लगातार कोशिश के बाद आखिर एक डूबती कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी दोबारा बन गई। कल्पना को अपनी कामयाबी के लिए सन 2013 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला। कल्पना ने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, पर जिंदगी ने जो उन्हें सिखाया वो कोई किताब नहीं सिखा सकती। हम भूल जाते हैं कि किताबें आखिर लिखी तो इंसान ने ही है, अपने एक्सपीरियंस से और अपने काम से। कल्पना आज भारतीय महिला बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। यही नहीं, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर की बोर्ड ऑफ गवर्नर भी है। IIM जैसे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से यशीश दहिया, संजीव बिखचंदानी जैसे लोगों ने MBA की और हजारों करोड़ की कंपनी बनाई। कल्पना ऐसे इंस्टीट्यूट की बोर्ड ऑफ गवर्नर है। आज कल्पना की टोटल नेटवर्थ 2000 करोड़ से भी ज़्यादा है। दोस्तों, कल्पना ने अपनी लाइफ में ऐसी मुसीबतों का सामना किया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। फिर भी उन्होंने सब प्रॉब्लम्स का सामना किया और दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए भी आज उन्हें दुनिया जानती है। उम्मीद है आपको कल्पना सरोज की ये कहानी पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe our channel Facets of Life.